जो साइकिल में एग्ज़ाम्स हुआ है नेट का और नीट में, उसी साइकिल में 34 लाख स्टूडेंट्स हैं जो अफेक्टेड हैं इस पूरे नीट एनटीए के लापरवाही से। आपने एक प्राइवेट ऑटोनोमस एजेंसी को इसलिए इतने ज़रूरी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स करने की जिम्मेदारी दी क्योंकि आप जानते थे कि इसको आप शिक्षा प्रोवाइड करने का ज़रिया नहीं बनाएंगे, आप इसको पैसे बनाने का एक ज़रिया बनाएंगे। मोदी सरकार जिम्मेदार है जो शिक्षा को बेच देना चाहती है, एक कमोडिटी बना देना चाहती है कि जब तक मोदी प्राइम मिनिस्टर रहेगा तब तक इस देश में लोकतंत्र पे एक भारी भयंकर समस्या बनी रहेगी। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। देश भर में लगातार पेपर लीक का मुद्दा गर्माता जा रहा है। विपक्ष इस पर चर्चा करने की कोशिशें संसद के अंदर कर रहा है, लेकिन संसद में जिस तरीके से बार बार कार्यवाही को स्थगित किया जा रहा है उससे साफ नज़र आ रहा है कि सरकार की मंशा इस मुद्दे पर जो है चर्चा करने की फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही है। बहरहाल आज भी संसद की शुरुआत होती है और विपक्ष एक कोशिश करता है कि नीट के मामले पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन फिर से संसद के अंदर घमासान हो गया। लेकिन इस बीच देश भर में नीट को लेकर के प्रोटेस्ट जारी है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक स्टूडेंट है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा है। और नेहा, जिस तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार, आज चौथा पाँचवा दिन है, लेकिन हम देख रहे हैं संसद के अंदर इस पर चर्चा बिल्कुल भी हो नहीं पा रही है। जी, इस पर चर्चा इसलिए भी नहीं हो पा रही है, जैसे 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान बैठे हुए दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर्स पे बैठे हुए थे और उस पर बहस नहीं हो रही थी। जिस तरीके से सीएए के खिलाफ इक्वल सिटीजनशिप मांगते हुए पूरे देश भर में जनता बाहर सड़कों पे थी और फिर भी उस पर चर्चा नहीं हो रही थी, उसी तरीके से ये भी एक ऐसा मुद्दा है सरकार को मालूम है जिसमें सरकार के प्रति भयंकर नाखुश हैं लोग। और इसलिए भी वो जानते हैं कि क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, 34 लाख स्टूडेंट्स हैं सिर्फ इस साल, इस जो साइकिल में एग्ज़ाम्स हुआ है नेट का और नीट में, उसी साइकिल में 34 लाख स्टूडेंट्स हैं जो अफेक्टेड हैं इस पूरे नीट एनटीए के लापरवाही से। तो सरकार को मालूम है कि ये बहुत गहरी चोट उसको कर सकती है, इसलिए भी वो नहीं चाह रहे हैं कि इस पे बात हो। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें झुकलाया नहीं जा सकता है सरकार का रोल। जहाँ पे पुलिस का इंक्वायरी हो रहा है, चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, बिहार हो, झारखंड हो, हर उन जगह पे पेपर लीक का पूरा जो सरगना है उसमें आपको भाजपा के लिंक्स मिल रहे हैं। आपको पता चल रहा है कि जिस एक सेंटर में हरियाणा में झज्जर में 7 टॉपर निकले हैं, वो सेंटर कोई भाजपा का नेता ओन करता है। आपको पता चल रहा है कि अलग अलग लोग जिनका नाम लंबे समय से पेपर लीक से जुड़ा हुआ है, बिहार में वो जदयू भाजपा के जो अलायंस है उसके साथ में, उसके अलग अलग नेताओं के साथ में घूम घूम करके फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो हमें ये सच्चाई मालूम है कि इसके बारे में एनटीए के, ये तो नाम लिया जा रहा है कि एनटीए की गलती है, लेकिन यही सरकार है ना जिसने एनटीए का गठन किया। बोला कि एक ऑटोनोमस बॉडी बना रहे हैं हम, वो एग्ज़ाम्स कराएगी। क्यों कराएगी ऑटोनोमस बॉडी एग्ज़ाम्स? क्योंकि उससे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। एक सरकारी बॉडी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंड होती है, जिसके तहत उसको अपॉइंटमेंट्स करने होते हैं, जिसके तहत उसे अपना एक्सपेंडिचर दिखाना होता है, ट्रांसपेरेंसी लिखना होता है उसके एक लेवल पे, और अकाउंटेबिलिटी होता है। आपने एक प्राइवेट ऑटोनोमस एजेंसी को इसलिए इतने ज़रूरी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स करने की जिम्मेदारी दी क्योंकि आप जानते थे कि इसको आप शिक्षा प्रोवाइड करने का ज़रिया नहीं बनाएंगे, आप इसको पैसे बनाने का एक ज़रिया बनाएंगे। धीरे धीरे एनईपी के माध्यम से भी हम देख रहे हैं कि सरकार बोल रही है कि हम हायर एजुकेशन से अपना हाथ खींच लेंगे, पब्लिक एजुकेशन में ग्रांट देना हमारा जिम्मेदारी नहीं होगा, यूनिवर्सिटीज़ अपना फंड जनरेट करें। तो ये जो पूरा सिस्टम है जिसके तहत पब्लिक एजुकेशन, हायर एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन हो रहा है, जिसके तहत बोला जा रहा है कि एक सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम हम कराएंगे, 1 नेशन 1 एग्ज़ाम करवाएंगे, ये इन आइडियाज़, इन प्रिंसिपल्स के तहत है कि एनटीए का गठन हुआ। तो अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो एमओई जिम्मेदार है, मोदी सरकार जिम्मेदार है जो शिक्षा को बेच देना चाहती है, एक कमोडिटी बना देना चाहती है। तो नेहा, जिस तरीके से आपने बात की, इससे बात ही समझी जाए ना, जिस तरीके से पिछले 10 साल के अंदर हमने देखा किसानों को कमज़ोर किया गया, फिर जवानों को कमज़ोर किया गया, जिस तरीके से अग्निवीर योजना लेकर, और स्टूडेंट को, यानी कि पूरे सिस्टम को ही ख़त्म कर दो और जो आवाज़ें मजबूत तरीके से सरकार के खिलाफ खड़ी होती है उन्हीं को कमज़ोर करने की आपको लगता है कड़ी है पूरी? बिल्कुल। जिस भी जगह पे दुनिया के इतिहास में, जिन भी देशों में हम तानाशाही को देखते हैं, फांसीवाद को देखते हैं, उन सारे देशों में हम देखते हैं कि एक अहंकारी पार्टी, एक अहंकारी व्यक्ति सत्ता में होता है और उसके खिलाफ
किसी भी तरीके का ऑपोजिशन, किसी भी तरीके का निंदा, क्रिटिसिज्म वो कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। डेमोक्रेसी के हर परिभाषा को तोड़ते हुए, डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के हर परिभाषा को तोड़ते हुए जहाँ जहाँ से ऑपोजिशन की आवाज़ आती है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। चाहे वो सदन में नीट के इशू को उठाने की बात हो तो माइक ऑफ कर दिया जाता है। हम लोग यहाँ पे सड़कों से आवाज़ उठाने की कोशिश की जा रही करते हैं तो हमको जंतर मंतर पे घुसने नहीं दिया जाता है। तो हर जगह से ऑपोजिशन को ख़त्म करने की कोशिश, ताकि एक लार्जर शांति का माहौल छा सके, झूठ जनता के बीच में जा सके कि सब तो ठीक है, सब तो ठीक है, सिर्फ हम ही परेशान है, लगता है कोई तो कुछ बोल नहीं रहा है। ये मैसेज लोगों के बीच में डालना चाहते हैं ताकि जो तिलिस्म है सत्ता का, मोदी सरकार के, भाजपा आरएसएस के तिलिस्म जो सत्ता का है वो टूटे ना। लेकिन हम छात्र यहाँ पे हैं, इतिहास को कोई भी पन्ना पलट के देख लीजिए, किसी भी इस तरीके की तानाशाही सत्ता की को पलटने की जड़ में जो ताकत रही है वो उस देश के छात्र रहे हैं। छात्रों में ले, लेकिन आप देख रहे हैं कि उन्हीं छात्रों की बात संसद के अंदर नहीं होता है। विपक्ष अपना काम करना चाहता है, मुद्दे को उठाना चाहता है, उस विपक्ष के माइक को बंद कर दिया जाता है। और उससे पहले हमने देखा कि कई एमपीज को जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। तो क्या पूरी तैयारी, हमने हालांकि देखा था कि शायद तीसरे टर्म में चीज़ें कम होंगी क्योंकि कमज़ोर सरकार है, लेकिन अभी भी मरोड़ उसी तरीके से नज़र आ रही है। क्योंकि उसके चाहे एनडीए का अलायंस बना है, भाजपा मेजॉरिटी में नहीं आया यूनिलैटरली, लेकिन फिर भी ये सरकार जिस विचारधारा के तहत चलती है वो संघ का ही विचारधारा है, आरएसएस का ही विचारधारा है। और आरएसएस की विचारधारा है तानाशाही की विचारधारा। आरएसएस की विचारधारा है कि एक सेक्शन का नाम ले लेकर के, हिंदू राष्ट्र का नाम ले लेकर के इस देश में और बाकी जितनी भी जनता है उसके ऊपर दमन किया जा सके। और यही चीज़ आपको पार्लियामेंट के गलियारों में भी देखने को मिलती है। लेकिन वही आरएसएस हमने देखा चुनाव के बाद पीएम मोदी को नसीहत देता हुआ दिखा कि आपको विपक्ष का सम्मान करना है, विपक्ष की आवाज़ को भी मजबूती देनी है, लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आया है। अगर उन्हें लगता है कि भाजपा सरकार नहीं सपोर्ट करती है, विपक्ष की आवाज़ को नहीं उठाती है, लोकतंत्र को चोट कर रही है, तो मैं बोलूँगी कि आरएसएस के लोग सामने आए, सबके सामने, और बोलें कि जब तक मोदी प्राइम मिनिस्टर रहेगा तब तक इस देश में लोकतंत्र पे एक भारी भयंकर समस्या बनी रहेगी। बोले लोगों को कि इस देश में जो जनता की आवाज़ उठाते हैं उनको वोट किया कीजिए। बोलिए कि री इलेक्शन हो। बोलिए कि जब संसद में मुल्ला कठुआ बोला जाता है एक इलेक्टेड मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को, तब वहाँ पे जो स्पीकर बैठते हैं वो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन परसों जब ओथ टेकिंग सेरेमनी में जय संविधान का नारा लगता है तो उन स्पीकर को भारी भयंकर परेशानी हो जाती है। यहाँ पे तमाम तरीके का इतना इंपॉर्टेंट इशू चल रहा है नीट का, उसको अलावा हर एक इशू पे इनको बात करनी है। जो व्यक्ति परीक्षा पे चर्चा करते हुए नहीं थकता था, बार बार बिना मांगे हुए आ जाता था संवाद करने के लिए, कहाँ है आज? हम परीक्षा पे चर्चा करना चाहते हैं, आइए हमारे साथ करिए संवाद, अब परीक्षा पे चर्चा करिए। लंबी चुप्पी साध लिए। लेकिन नेहा, ये भी सवाल करूंगी कि जिस तरीके से अब जो ये पूरा मुद्दा है गर्माता, जो हमने देखा कि पप्पू यादव टी शर्ट पहनकर संसद के अंदर पहुंचते हैं, रीनीट की बात करते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि छात्रों का सम्मान पहले होना चाहिए, थैंक्स जो पूरा वो है उससे पहले छात्रों की बात होनी चाहिए। लेकिन पूरी तरीके से जो सत्ताधारी लोग हैं इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते। क्या छात्रों का सम्मान नहीं करते वो लोग? छात्रों का सम्मान करते हैं, चुनाव जब आता है उससे पहले छात्रों का बहुत सम्मान करते हैं। अब क्योंकि वापस टर्म में आ गए हैं और बहुत लड़खड़ाती हुई सत्ता बनी है, तो उस लड़खड़ाती हुई सत्ता को लड़खड़ाता हुआ नहीं दिखने देने के लिए, हमारा दबदबा अभी भी कायम है दिखने देने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन इन हथकंडों को भी हम जानते हैं, इनसे लड़ते भी हम हुए आए और इनसे जीतते भी हुए। बीजेपी के रिजिजू कह रहे हैं कि अगर संसद के अंदर ये मुद्दे पर चर्चा होगी तो संसद की गरिमा के खिलाफ ही होगा। अगर नीट के मुद्दे जो 34 लाख स्टूडेंट्स, देश के स्टूडेंट्स का सवाल है, इसकी चर्चा अगर संसद में नहीं होगी तो किसकी चर्चा होगी संसद में? संसद में क्या कठुआ मुल्ला बोलने वाली चर्चा होगी? क्या संसद में मोदी जी जो वहाँ पे बोलेंगे मिस इन्फॉर्मेशन, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इन्फॉर्मेशन जो मिली हुई है उस पर क्या सिर्फ भाजपा के चुने हुए नेता ताली बजाने के लिए संसद में बैठे हैं? वो जो तनख्वाह लेते हैं हर महीना, जिनसे उनकी जेब गर्म होती है, वो टैक्स पेयर के पैसे से आती है। अगर टैक्स पेयर के पैसे से जो तनख्वाह आती है, अगर वो तनख्वाह लेने के लिए तैयार हैं तो टैक्स पेयर के मुद्दों पर भी बात उनको करनी होगी। वो सरकार है, वो कोई राजा महाराजा नहीं है कि वहाँ
पे बैठ गए हैं। सरकार उनको, अगर कोई जनता उनको बना सकती है तो गिरा भी सकती है। ठीक है, आपको आखिरी सवाल लेती हूँ नेहा, बिल्कुल पूरी तरीके से आप लोग मुझे पता है बिजी है, क्या लगता है आप जिस तरीके से हमने देखा किसानों का जो मामला है सड़क से ही सुलझा, क्या आपको लगता है छात्रों का मुद्दा भी इस बार सड़क से ही सुलझने वाला है? बिल्कुल, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सड़कों पे घेरे हुए हैं। आज हमारा छठा दिन है इंडेफिनिट सिटिंग का। तमाम पार्लियामेंटेरियंस हमारे साथ आए हैं, भाकपा माले के, सीपीआई लिबरेशन के पार्लियामेंटेरियंस, कांग्रेस के पार्लियामेंटेरियंस, आज आपके पार्लियामेंटेरियन हमारे साथ में आ रहे हैं, आरजेडी के राज्यसभा मेंबर हमारे साथ में आ यानी रहे हैं। विपक्ष आपके साथ जी, खड़ा है। विपक्ष हमारे साथ खड़ा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये नेहा थी, छात्र लगातार नीट के मुद्दे पर आवाज़ तेज करने का काम कर रही है और अब जिस तरीके से संसद के अंदर इस पूरे मुद्दे पर जो चर्चा को रोकने का काम सत्ताधारी लोग कर रहे हैं, वो अब जनता के सामने, ऐसे में क्या आगे की रणनीति रहने वाली है, अपने आप में बड़ा एक सवाल है।